वेल, बैक टू द चैनल विद द न्यू वीडियो। वेल, ये इस चैप्टर का पार्ट 5 रहेगा। अगर तुमने पार्ट 4 नहीं देखा तो जाओ पहले पार्ट 4 देखो। वहां मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई। क्या हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वेल वेदर क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो वो एक ऐसा पार्ट है जिसमें चीजें समझने वाली काफी ज्यादा है, जो कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। फिर फाइनल इस पार्ट की तरफ आना। चलो तो करते हैं स्टार्ट। वेल, पहले समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी कि वेल एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? गैसेस। अगर तुम रिलेट करते हो तो ये फिनोमेना कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअली में एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो सभी गैसेस पर्टिकुलरली ग्रेविटी के साथ निर्भर है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, अर्थ के नीचे ग्रेविटी है। ग्रेविटी इस एयर मास को नीचे की तरफ खींचता है। कैसे खींचता है? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी क्योंकि इस एयर मास को नीचे की तरफ खींचता है, तो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर डालता है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? चलो कितना सिंपल है ना। अर्थ में ग्रेविटी है, ग्रेविटी एयर मासेस को नीचे की तरफ खींचती है, जिससे हमारे ऊपर क्या पड़ता है? प्रेशर। क्या पड़ता है? प्रेशर। बस उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यार तुम कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो, हमें फील तो नहीं होता। फिर मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, यार मैंने हाथ में घड़ी पहनी है, मुझे आदत है, महसूस नहीं होती। मैंने चेहरे पर चश्मा लगाया है, मैं पहनता हूँ, मुझे आदत है, मुझे महसूस नहीं होता। एग्जाम्पल देकर मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि प्रेशर सिस्टम एक्चुअली में होता है और वर्क करता है। तुम कहोगे कैसी बातचीत कर रहे हो। यार पानी में ना जब आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो पानी भी किसी भी चीज पे प्रेशर डालता है, और प्रूव करता हूँ फिनोमेना के साथ। अब ध्यान से देखना, तुम एग्री करोगे इसकी बात। देखो ये वाटर बॉटल है, एक डाइवर इसको लेके नीचे की तरफ जा रहा है, तो तुम रिलेट करोगे कि बॉटल क्रश होती जा रही है यार। और वेल देख लो, बॉटल बिल्कुल ही क्रश हो चुकी है। बॉटल के क्रश होने के पीछे का कारण समझते हो क्या है? वेल प्रेशर। कि जब ये बॉटल बिल्कुल नीचे जा रही है तो पानी इस पर प्रेशर डाल रहा है, और वेल बॉटल क्रश होती जा रही है। अब जैसे जैसे ये समुद्र से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तुम देखते चलना कि पानी की बॉटल बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। देख लो कि वापस से बैक टू नॉर्मल शेप आ रही है। और जैसे जैसे ये ऊपर आ गया, पानी की बोतल काफी नॉर्मल हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। तो जब तुम बिलो द डेप्थ ऑफ वाटर जाते हो तो पानी प्रेशर डालता है। ये उस प्रूफ है, मतलब ये उस चीज का प्रूफ है कि बोतल कैसे क्रश हो गई थी। ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में एटमोसफेयर हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आपको कि कैसी बातचीत कर रहे हो, मतलब ऐसा ही है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर हम महसूस करते हैं। हम यूज टू हो चुके हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता, दिखता नहीं, बस फील किया जा सकता है। और हम इतने यूज टू हो चुके हैं कि हमें महसूस भी नहीं होता। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वेल जिसको क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। क्या कहा जाता है? बैरोमीटर। चलो अच्छा, एक चीज और है। वेल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर से मेजर करते हैं। इसमें यूनिट होती है। यार क्या तुम आज इंटरनेट यूज करते हो? ऑब्वियसली तुम बिल्कुल इंटरनेट यूज करते हो। यार मुझे ना, जब मैं छोटा था तो मेरे मतलब अभी भी हूँ, पहले और छोटा था, चलो समझो, क्यों मजाक कर रहा हूँ। तो वेल 1 GB में ना हमें 1024 MB मिलता था। कितना मिलता था? 1024 MB। अब तुम्हें शायद नहीं पता यार, तुम्हारे लिए तो जीबी बहुत छोटी चीज है। बच्चे आजकल के 12-12 GB लगा देते हैं, और ये 1 GB में 1 महीना चलाना होता था भाई। ये सोच के देखो, नेट खोलना, नेट बंद करना। अब तो हमारा 24x7 नेट ऑन रहता है। तो वो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली में पहले 1 GB नेट मिलता था, और 1 GB के अंदर कितनी एमबी होती थी? 1024। इसी तरीके से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसके थ्रू मेजर करते हैं? मिली बार। किसके थ्रू? MB। मिली बार यूनिट है ना यार। वेट को मेजर करने के लिए क्या? केजी, किलोग्राम, ग्राम, इसका यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? MB। और यहाँ पर बता भी रखा है कि जब भी प्रेशर 1000 मिलीबार से कम हो जाता है तो वो एरिया लो प्रेशर जोन में आता है। वो एरिया किसमें आता है? लो प्रेशर जोन में, मतलब लो प्रेशर सिस्टम। और जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 मिलीबार से ज्यादा होता है, वो एरिया हाई प्रेशर जोन में आता है। अच्छा, पर एक चीज और बताइए, जैसे 1000 ग्राम में 1 kg होते हैं, इसी तरीके से 1013 मिली बार में 180 m 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यूनिट है, याद रहेगा क्या? कि 1013 मिली बार में 180 m 1 एटमॉस्फेरिक क्या होता है? प्रेशर। चलो अच्छा, एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। जो चीज बता रहा हूँ उसको अटेंटिवली रिलेट करना। देखो यार, एक्चुअली में ना तुम्हें बहुत अजीब लगेगा जानकर। पहले समझो यार, ये है प्लेन्स और ये है माउंटेन्स, समझ गए? वेल एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड, तुमने देखा होगा वी शेप में है। तो ग्रेविटी तो यहाँ है ना, ग्रेविटी तो यहाँ है, ऑब्वियस ग्रेविटी यहाँ है। तो प्लेन्स पर क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रांग है,
अब ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग क्यों है यार, मैं ना तुम्हें इसके लिए एक एग्जांपल के लिए एक मैग्नेट का यूज करता हूँ हमेशा, है ना। मैं कहता हूँ यार ये मैग्नेट है और ये मेरे पास एक मेटल की शीट है, ऑब्वियस देख सकते हो तुम। तो जब मैं इस मेटल और इस मैग्नेटिक शीट को टच करता हूँ तो देख रहे हो इतना प्रॉपर तरीके से मैग्नेट और मेटल की शीट चिपक गई। तो अब समझो कि ये अर्थ की ग्रेविटी है और अर्थ की ग्रेविटी में मैं सीधा मैग्नेटिक शीट चिपका रहा हूँ। तो अर्थ की ग्रेविटी प्लेन से बहुत पास है, तो यहाँ ग्रेविटी एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ खींचती है। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर आपको कैसा देखने को मिलता है, डेंस। डेंस मतलब घना, अच्छा खासा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों पर जैसे जैसे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो जैसे जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं, तो जैसे जैसे आप प्लेन से ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड ऊंची ऊंची हाइट पर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो वीक होती है। क्या होती है, वीक। और यही रीजन होता है कि अर्थ पर जब आप बहुत पीक पर चले जाते हैं तो ग्रेविटी वीक हो गई, तो एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ प्रेशर नहीं डालता, तो एटमॉस्फेयर लेस डेंस होता है, बहुत ज्यादा घना नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच नहीं पा रही है। ये रीजन है कि जो लोग पहाड़ों पर जाते हैं उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपने सुना होगा कि जो भी लोग माउंटेन को क्लाइंब करते हैं वो O2 ऑक्सीजन का यूज करते हैं, समझ गए। एक प्रूफ और देता हूँ, मैंने तुम्हें शायद बताया था कि प्लेन्स पर ना एटमॉस्फेयर अच्छा है तो CO2 गैस अच्छी पाई जाती है। तो CO2 की क्वालिटी है क्या, ये CO2 गैस सनराइज को ट्रैप करती है। तो क्योंकि प्लेन्स पर एटमॉस्फेयर थिक है, अच्छा है, तो इसीलिए CO2 सन की रेज को ट्रैप करती है और तुम्हें प्लेन्स कंपैरेटिवली क्या देखने को मिलता है, वार्म, गर्म। तुम कभी भी रिलेट करना, प्लेन्स पर शाम के 4 या 6 बजे धूप नहीं होगी, हवा गर्म होगी। पहाड़ों पर ऐसा नहीं है। पहाड़ों पर क्योंकि एटमॉस्फेयर लेस डेंस है, O2 भी नहीं है, CO2 भी नहीं है, तो सन की रेज ट्रैप नहीं होती। सन आता है और निकल जाता है, सन की रेज ट्रैप नहीं होती। इसलिए तुम कभी रिलेट करना, गए हो कभी मसूरी, गए हो कभी चक्राता, गए हो कभी शिमला, तो वहां धूप तो निकली होगी लेकिन हवा महसूस करना, हवा हमेशा ठंडी चल रही होगी, समझ गए। तो जब तुम पहाड़ों पर होते हो तो पहाड़ों पर ग्रेविटी वीक होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, कम। और जब तुम प्लेन्स पर होते हो क्योंकि ग्रेविटी स्ट्रांग है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। फिनोमेना तुम्हें रिलेट और फिर दोनों बताने की कोशिश की। यार मेट्रोलॉजिस्ट ना किसी भी एरिया के हाई प्रेशर लो प्रेशर को देखकर बता सकते हैं कि इस एरिया में क्या होगा, कैसे होगा, क्या बाढ़ आएगी, क्या भूकंप आएगा, वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, विंड का डायरेक्शन क्या होगा। यार ये सब कुछ कैसे वर्क करता है मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, पार्ट 4 देखना जरूर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वेल इसके कॉन्ट्रास्ट हाई प्रेशर जहाँ पर होता है वहां पर क्लियर स्काइज होते हैं, वेदर बहुत शांत होता है, क्योंकि ना वहां पर एयर पार्टिकल्स हैवी होते हैं तो सारी चीज नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो वहां पर आपको चीजें बहुत क्लियर देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर एक बात और कही है कि जिस जगह पर लो प्रेशर देखने को मिलता है, जैसे हिमालयास पर मैंने बताया, तो उसको क्या भी बोलते हैं, डिप्रेशन। चलो क्लियर है चीज। फिर यहाँ पर मैंने एक फैक्ट शेयर किया कि मेटेरोलॉजिस्ट एक साइंटिस्ट होता है जो पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है, वेदर को फोरकास्ट करता है, एटमॉस्फेयर फिनोमेना को देखता है और जो क्लाइमेटिक पैटर्न है उसको बताता है। चलो विंड क्या होता है यार, तुम्हें बड़ा सिंपल लगेगा, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को क्या कहा जाता है, विंड। तो वैसे विंड हमेशा कैसे चलती है, तुम्हें पता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब तुम्हें हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं बताना तो यार जाओ पहले पार्ट 4 देखो, फिर तुम्हें क्लियर होगा, वरना सिंपल रट लेना, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वरना तुम्हें वैसे इस चैप्टर में काफी दिक्कत भी आने वाली है। जब भी कोई चीज गर्म होती है तो वहां पर कैसा प्रेशर होता है, लो। जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो वहां पर कैसा प्रेशर होता है, हाई। और हवाएं कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो। अब क्यों, वो क्यों तुम्हें मिलेगा पार्ट 4 में। तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। विंड्स को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हो, एक स्पीड, एक डायरेक्शन। विंड जिस स्पीड से चलती है उसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। और एक विंड की डायरेक्शन भी होती है, क्या भी होती है, डायरेक्शन। यार विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, विंड वेन। समझ गए भाई। अब ये है, अब ये देख लो, विंड मान लो ऐसे चल रही है, ऐसे घूम जाएगा, है ना। तो इसकी जो टेल है, हवा ऐसे चल रही थी, इसकी जो टेल है वो बैक एंड पे है और जो फ्रंट का पॉइंटर है वो उस तरीके से जिस तरीके से विंड चल रही है। तो विंड पर्टिकुलरली किसी भी चीज की किस चीज को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन। एनोमीटर क्या होता है भाई, मैं कल को फूक मारता हूँ, तेज 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 घूमता है, मैं जितनी तेज फूक मारूंगा उतनी तेज घूमेगा, इसको बोलते हैं एनेमोमीटर, जो बहुत तेज घूमकर ये बताता है कि विंड की स्पीड कितनी है। चलो तो तुम्हें क्लियर होगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है यार
वेल व्हाट व्हाई इज विंड इंपॉर्टेंट? विंड इंपॉर्टेंट क्यों है? विंड क्या बताती है? विंड किसी भी एरिया का वेदर फोरकास्ट करती है, बताती है विंड कि वहां पर वेदर कैसा है। विंड एविएशन और सेलिंग में मदद करती है। प्लेन उड़ाया, जो प्लेन उड़ाता है वो पायलट, जो जहाज चलाता है उसको बोलते हैं सेलर। तो वेल विंड को, विंड के थ्रू ये भी डिसाइड किया जाता है, पायलट विंड को देखते हुए प्लेन उड़ाता है, जहाज मतलब शिप विंड को देखते हुए चलता है, मल्टीपल चीजें। एग्रीकल्चर पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, क्योंकि विंड के डायरेक्शन के चलते ही बारिश आती है। याद करो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी। अब जिससे नहीं पता वो शॉर्ट में देख लेना, जिसे पता है वो फिनोमेना से रिलेट करेगा कि एक्चुअली में विंड, भाई कौन सा घाट है आपका? वेस्टर्न घाट। तो विंड मैंने आपको बताया था कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसे बोलते हैं विंडवर्ड, और जो पीछे वाली साइड है उसको बोलते हैं लीवर्ड। तो विंड की डायरेक्शन से ही क्या होती है? बारिश। तो बारिश पे पर्टिकुलरली कौन डिपेंडेंट है? फार्मर्स। तो विंड के थ्रू बारिश होती है, तो फार्मिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी, विंड पर डिपेंडेंट है। और भी कई सारे इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, यार सोचो कि पर्टिकुलरली फ्लावर है, हवा चल रही है, फ्लावर के जो पोलन्स हैं, पोलन्स, वो पोलन्स हवा में उड़ते हैं एज अ सीड, वो कहीं पर गिरते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हवा चली, फिर हवा के चलने से जो फ्लावर के अंदर के पोलन्स थे वो उड़ते हैं और वो किसी दूसरी जगह पर सॉइल पे जाकर गिरते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली एक नया प्लांट या पौधा उग जाता है। तो बस, तो यही चीज है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी रहता है, जो विंड से वो डिस्पर्स करते हैं, फैला देते हैं सीड्स को, पॉलन को, और मदद करते हैं जर्मिनेट होने में। तो ये सब चीजें जो कि तुम्हें देखने को मिलती है। चलो फटाफट से ह्यूमिडिटी समझते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्लियर है? यार मुझे एक बात बताओ, इवोपरेशन जब पानी गर्म होगा तब होगा कि जब पानी ठंडा होगा? गर्म होगा, ऑब्वियस बात है, तुम्हें पता है। तो गर्म एयर में ज्यादा इवोपरेशन होता है एज कम्पेयर टू ठंडी एयर। और ये रीजन है कि जब भी गर्मी होती है, जैसे आजकल हो रही है, तुम्हें पसीना आता है, तुम्हें चिपचिपा महसूस होता है, तुम्हें ऑब्वियस है ना, तुमने रिलेट किया। सर्दी में ना तुम कोल्ड क्रीम यूज करते हो, मॉइस्चराइजर यूज करते हो, ताकि ताकि चेहरे और हाथों में नमी रहे। सर्दी में ऐसा नहीं होता, सॉरी गर्मी में ऐसा नहीं होता। गर्मी में तुम्हारी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली रहती है, तुम्हें पिंपल्स भी होते होंगे यार शायद। बहुत एडोलसेंट से टीनेजर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वेल चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे समय के साथ साथ सही। तो जो ह्यूमिड एयर है, मतलब जो गर्म एयर है, सॉरी जो, when humid air cools condensation occurs leading to the cloud formation and rainfall। डरना मत, जब भी हवा गर्म होती है पानी इवोपरेट होता है, जब वो गर्माहट ठंडी होती है ऊपर जाकर, वो पानी के ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होकर बादल बना लेती है, और बादल बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। चलो तो तुम्हें क्लियर है कि ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। गर्म हवा ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड करती है एज कम्पेयर टू ठंडी हवा से। ह्यूमिडिटी हाई होती है, वेदर हॉट और स्टिकी हो जाता है। और जो जब जिस हेयर के अंदर नमी थी, जब वो ठंडी होती है तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करती है और क्या बनाती है? बादल। क्या बनाती है? बादल। और वेल फिर तुम्हारी बाद में क्या होती है? रेनफॉल। फिर मैंने बताया था यार, क्या तुम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास फोन है, गूगल पर जाओ चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन गूगल पर कहाँ से डाटा अपलोड होता है वो भी तो एक सवाल है। तो किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए आप हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर? ये पहले चलता था कुछ ऐसा मैकेनिकल, जैसे मैंने हाथ में ना वॉच पहनी है, ये एनालॉग वॉच है। एनालॉग समझते हो? टाइम जिसमें नंबर्स में आता है, जैसे तुम्हारे फोन में आता है ना, मैकेनिकल जो घूमती है। तो ये कुछ मैकेनिकल सिस्टम है और ये कुछ डिजिटल सिस्टम है। चलो तो तुम्हें ये चीज भी क्लियर होगी। अच्छा यहाँ पर एक डाटा था यार, अब वो डाटा बहुत ध्यान से देखना, कमाल की बात बताता हूँ, तुम्हें मजा आएगा सुनकर। चलो मेरा एक सवाल है, कानपुर में ह्यूमिडिटी 52% है, मुंबई में ह्यूमिडिटी मतलब हवा के अंदर नमी 84% है। तो इवोप्रेशन कहाँ फास्टर होगा? इवोप्रेशन कहाँ फास्टर होगा? कानपुर में जहाँ पर ह्यूमिडिटी 52% है, या मुंबई में जहाँ पर ह्यूमिडिटी 84% है? इवोप्रेशन कहाँ ज्यादा तेजी से होगा? तो यार मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ, तुम ना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ऑब्वियस बात है कि कानपुर में ह्यूमिडिटी 52% है, मुंबई में ह्यूमिडिटी 84% है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी। नमी कहाँ पर ज्यादा होती है? जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। तो इसका मतलब मुंबई में ज्यादा जल्दी से ऑपरेशन होगा, क्योंकि गर्मी है ना, तभी तो ह्यूमिडिटी है। नहीं मेरे भाई सुनो, उल्टा सिस्टम है। सुनो भाई, पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल में 80% तक पानी भरा हुआ है, सिर्फ कितना परसेंट पानी आएगा? 20%। लेकिन मान लो कि अगर इस वाटर बोतल में केवल 30% वाटर होता, तो कितना परसेंट वाटर आ सकता था? 70%। तो या इसको ऐसे समझो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि कागज है,
ये कागज देख लो, ये कागज ना सूखा है, अब कहीं पानी गिर जाता है, मान लो इस बोर्ड पे पानी गिर गया और मैं पूछता हूँ कि ये कागज गीला हो जाएगा, कल को मैं इस कागज को पानी के अंदर भिगो देता हूँ, फिर पानी के अंदर भिगोने के बाद इसको बाहर निकालता हूँ और फिर इस बोर्ड से जो पानी पड़ा है उसको पूछता हूँ, तो क्या ये गीला कागज अब पानी को अब्जॉर्व कर पाएगा? नहीं। समझ गए? तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में कानपुर में कितनी ह्यूमिडिटी है? 52%। तो कानपुर की एयर में कैपेसिटी है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकती है, लेकिन मुंबई की एयर में ऑलरेडी 84% ह्यूमिडिटी है, तो मुंबई की एयर में इतनी क्वालिटी ही नहीं है या इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो फर्दर मॉइस्चर को स्टोर कर सके। तो ध्यान रखना कि जो एयर बहुत ज्यादा ह्यूमिड होती है, जब किसी भी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कानपुर में ह्यूमिडिटी है 52%, मुंबई में ह्यूमिडिटी है 84%, तो ऑलरेडी मुंबई की एयर में 84% वाटर स्टोर है, तो वो बहुत ज्यादा इवोपरेशन नहीं कर सकती। लेकिन कानपुर अभी एयर में ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है? 52%। तो कहां पर इवोपरेशन फास्ट होगा? कानपुर में। कहां पर इवोपरेशन स्लो होगा? मुंबई। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये कागज पहले से गीला होगा और फिर मैं इससे कोई गीली चीज साफ करूंगा तो वो चीज सूखेगी नहीं, क्योंकि कपड़ा पहले से ही गीला है, वो और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन कपड़ा अगर सूखा है और फिर उससे मैं कोई गीली चीज पूछ रहा हूँ तो कागज उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हवा भी इस कागज की तरह है, अगर हवा में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो हवा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो इवोपरेशन होता है स्लो। लेकिन अगर कागज कम गीला है, मतलब एयर में ह्यूमिडिटी कम है, तो इवोपरेशन कैसा होता है? फास्टर। याद रखना इस चीज को, जब भी किसी एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर इवोपरेशन स्लो होता है, जब भी किसी एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है वहां पर इवोपरेशन फास्टर होता है। अगर कागज सूखा है तो जल्दी और ज्यादा पानी सोखेगा एज कम्पेयर टू अगर कागज गीला है। चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें ये फैक्ट भी समझ में आया होगा, है ना? तो एक लास्ट चीज और देखते हैं, प्रेसिपिटेशन, बल्कि इसको बोलते हैं बारिश। तो बस यार, कि जब बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जब उसमें डस्ट मिलती है तो वाटर पार्टिकल भारी हो जाता है और वो नीचे गिरता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में रेन होता है, प्रेसिपिटेशन में स्नो होता है, प्रेसिपिटेशन में स्लीट होता है, प्रेसिपिटेशन में हील होता है। रेन मतलब बारिश, स्नो मतलब बर्फबारी, हील मतलब ओले। स्लीट क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्लरी, जो ना पूरी तरीके से सॉलिड हो ना पूरी तरीके से लिक्विड हो। तो जब पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर फ्रीज होता है, फिर दोबारा रीफ्रीज होता है, तो जो टाइप ऑफ बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और टाइम ऑफ सेमी लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्लीट। समझ गए? पानी, लिक्विड, फिर कोल्ड होके फिर बर्फ, फिर पानी ठंडा होकर, मतलब पानी था फिर नीचे आया, फिर उसको ठंड मिली तो वो जम गया, फिर नीचे गर्मी मिली फिर वो पिघल गया, तो पानी सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको स्लीट कहा जाता है एक तरीके से। तो तुम देख सकते हो सामने, हेल तुम समझ गए, ओलू को कहा जाता है, स्नो तुम्हें क्लियर है, बर्फ, बारिश तो तुम जानती हो, बस बच्चे को स्लीट ही कंफ्यूज करता है। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा। और एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जो कंटिन्यूटी में चलती रहती है, और वाटर को मेजर करने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो उसको बोलते हैं रेन गॉज। यार तुम्हें मुझे एक बात बताओ कि मैं अपनी हाइट को इंचेस में मेजर कर सकता हूँ? हाँ, 5 फुट 7 इंच, ऑब्वियस है ना, क्यों नहीं कर सकता? तो इसी तरीके से बारिश को ना आप एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं, रेन गॉज। देखो ऊपर से फनल टाइप है, तो फनल वाइड है, ये बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और फिर बारिश के पानी को इन टर्म्स हम हाइट के अकॉर्डिंगली मेजर करते हैं। ये रीजन है, मैं जब भी रेनफॉल को मेजर करूंगा ना, या तो मैं मिलीमीटर का यूज करूंगा, या मैं सेंटीमीटर का यूज करूंगा, या मैं इंचेस का यूज करूंगा। तो तुम्हें अब क्लियर होगा कि रेनफॉल को आप 24 घंटे के अनुसार मेजर करते हैं, जो फार्मर्स की मदद करती है वेदर को फोरकास्ट करने में। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें पानी भरता है और हम हाइट को देखकर देखते हैं कि भाई आज 10 इंचेस बारिश हुई है। चलो, तो तुम्हें ये भी क्लियर होगा कि बारिश को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेन गॉज। वेल, मिलेंगे अगले पार्ट में जब मैं तुम्हें सीजन्स के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ से चैप्टर तुम्हें एंड होता हुआ नजर आएगा, है ना? चलो, वेल अब आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कब? कल एक नई वीडियो और एक नई धांसू, कुछ नई, मतलब ऑब्वियस यार, कुछ क्रिएटिव स्लाइड्स और कुछ नई वीडियोस के साथ। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।